आगे जब मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले संचार। बिना बोले मतलब कैसे देंगे बिना बोले संचार? बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे के हाव भाव से। कभी कभी दूर से ही हम किसी को ऐसे इशारा कर लेते ना, खुशी जाहिर कर देते हैं अपनी। बॉडी लैंग्वेज से हम कभी कभी छोटे बच्चों को समझाते हैं, नहीं ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके कई बार माता पिता अपने बच्चे को बताते हैं कि वो गलत कर रहा है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके संचार का बेहद अहम हिस्सा है। इस पर आपको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। शारीरिक भाषा, जिसको बॉडी लैंग्वेज बोल रहे हैं, यह आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये बताता है कि आप जिस भी बारे में बात कर रहे हैं उस बारे में आप बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं जैसा बोल रहे हैं। जब मैं ना बोलूं और गर्दन ऐसे हिलाऊं तो नहीं नहीं नहीं, तो ये तो बात आपस में मैच ही नहीं कर रही। जब मैं ना बोलूंगा तो गर्दन ऐसे हिलाऊंगा, जब मैं हां बोलूं तो मैं गर्दन ऐसे हिलाऊंगा। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों को सपोर्ट करनी चाहिए और तभी आपका संचार जो है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनता है, प्रभावी बनता है। आई कांटेक्ट, अगर आप किसी से भी बात करने के दौरान अपनी आंखें जो हैं वो नीचे रखते हैं, बंद रखते हैं या इधर उधर देखते हैं, बात इधर कर रहे हैं पर कभी इधर देख रहे हैं, एक पल के लिए उसको देखा फिर इधर देखा, तो ये बहुत सारी चीजों को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आप में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी है। हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। ये दर्शाता है कि आपको अपनी बात पर पूरा विश्वास नहीं है, आप पूरी तरीके से उस बात को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं या सामने वाले पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। तो इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, आई कांटेक्ट बनाइए, आंखों में आंखें डाल के बात करिए। यह आपके आत्मविश्वास का परिचायक है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, जो आपके चेहरे की अभिव्यक्तियां हैं, ये आपकी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती हैं। अब मान लीजिए मैं ऐसे कठोर चेहरे के भाव रखूं और कहूं मैं बहुत खुश हूं, ये तो बड़ा विचित्र लग रहा है। मैं अगर खुश हूं तो मेरे चेहरे के भाव से मैं खुश दिखना चाहिए। तो भावनाओं को व्यक्त करने और अपने संदेश को मजबूत करने के लिए चेहरे की अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप इसमें कमजोर हैं कि नहीं मुझसे ये सब नहीं होता, मैं तो नहीं कर सकता, ये कहना बड़ा आसान है। मैं भी नहीं कर सकता था, मैं सच बताऊं, लेकिन मैं कर पाया क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस की। प्रयास करते रहिए, उसको बार बार दोहराइए। कांच के सामने खड़े होके, आप एक आईने के सामने खड़े होके ऐसा प्रयास कर सकते हैं, अपने निकटतम लोगों के साथ ऐसा प्रयास कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करने से ही आप परफेक्ट बनेंगे, आप सटीक एक जबरदस्त कम्युनिकेटर बनेंगे। फिर आते हैं जेस्चर्स। जेस्चर्स मतलब जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स, ये जो आप संकेत करते हैं, हाथों का हिलाना, आप इशारा करते हैं, आप पॉइंट आउट करते हैं, ये सब ऐसे जेस्चर्स हैं, हस्त चिन्ह हैं, बिंदुओं पर जोर देने के लिए। किसी बात को आप बहुत जोर से बोलना चाहते हैं तो आपने ऐसे हाथ किया। आप चाहते हैं लोग आपका समर्थन करें तो आपने ऐसे हाथ खड़ा किया, आपने बताया कि हाँ भाई, मैं कौन कौन ऐसा सोचता है, तो वो आपका हैंड जेस्चर बता रहा है कि भाई जो भी ऐसा सोचता है वो हाथ खड़ा करके बताए। तो ये जेस्चर्स भी आपके कम्युनिकेशन को गहराई से प्रभावित करते हैं। बात आती है पोस्चर्स की। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है और फिर से सुनिएगा ध्यान से। आप अगर एक वक्ता हैं और स्टेज से आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक साथ संबोधित करते हैं, तो एक तरीका है कि आप स्टेज के बीच में खड़े हो गए और आप बहुत देर तक वहीं खड़े रहे, तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। इसलिए थोड़े थोड़े समय में आपको अपनी जगह बदलनी चाहिए। इधर गए, साइड में यहां थोड़ा खड़े हो गए, फिर थोड़ा इधर गए और इस जगह जाकर खड़े हो गए। अब कई लोगों में एक बड़ी कमी देखने को मिलती है कि वो स्टेज पर चलते रहते हैं, वो सारे टाइम दाएं से बाएं, बाएं से दाएं बोलते भी जाएंगे और चलते भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो सामने बैठा है उसको आपको देखने में बड़ी दिक्कत आती है। कुछ लोग ऐसे आगे पीछे होते रहेंगे, 2 कदम आगे जाएंगे, 2 कदम पीछे। पहले वाला शेर की तरह चल रहा है, वो शेर की तरह इधर उधर घूम रहा है। जैसे शेर अगर पिंजरे में आपने कभी देखा हो तो वो टिकता नहीं है, ऐसे चलता रहता है। दूसरा वाला हाथी की तरह कर रहा है। जब हाथी को जंजीर से बांध देते हैं तो 2 कदम आगे आता है, 2 कदम पीछे जाता है। आप ना शेर है ना हाथी है, आप हैं। अब मैं आपको टेक्निकल तरीका बताता हूं। आप स्टेज के बीच में खड़े, आपने अभिवादन किया, स्टार्ट किया, फिर थोड़ा चल के स्टेज के एक कोने की तरफ गए और ऐसे एक आई फनल बनाई, इधर के लोगों पे ध्यान केंद्रित किया। इधर ही मत रुके रहिए, थोड़ी देर बाद आप इस तरफ आए और आपने इधर के लोगों पर ध्यान दिया। फिर थोड़ी देर बाद आप बीच में आए और आपने बीच से सब लोगों को संबोधित किया। इसको बोलते हैं आई फनल बनाना। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप जितने भी लोग सामने बैठे, 100, 200, 1000,
सबको अपने साथ जोड़ पाएंगे, और जब वो आपके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे तो वो आपको एक अच्छा वक्ता मानेंगे। भले ही आप अच्छी बातें तो कर ही रहे थे, पर आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने पोस्चर से, अपने जेस्चर से, आई कांटेक्ट से, ऐसी कई सारे नॉन वर्बल तरीके से आपने गैर मौखिक तरीके से बिना बोले भी संचार को बनाए रखा। यह आपका बनाता है एंगेजमेंट, जुड़ाव आपके साथ दर्शकों का बनाता है। समझ गए आप सारी बात? प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है निकटता। अब आप देखिएगा, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो आमने सामने, 1 to 1, तो बहुत ज्यादा निकट होके भी बात मत करिए। एक गैप हमारे बीच में होना चाहिए, एक दूरी होनी चाहिए, उचित दूरी। बहुत ज्यादा दूर जाके भी बात मत करिए। आप खड़े हैं यहां पे, वो खड़ा है वहां पे, और फिर बातचीत हो रही है, ये तो कोई बातचीत करने का तरीका नहीं हुआ। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब या निकटता, तो व्यक्तिगत जो आपका स्पेस है, जो आपके आसपास की जगह है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक दूसरे से उचित दूरी बनाते हुए, न ज्यादा दूर न ज्यादा नजदीक, आपको बात करनी चाहिए। और ये सारी चीजें वो हैं। अब निकटता में आप दूर जाएंगे तो जोर जोर से बोलना पड़ेगा। अब आपको कान में तो हर बात करनी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएं, तो एक उचित दूरी के साथ जब आप बात करेंगे तो वो सभ्यता का प्रतीक भी है और कम्युनिकेशन को भी प्रभावी बनाता है। आगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक खास चीज है, इसको बोलते हैं टोन ऑफ वॉइस, जो आपकी आवाज की ध्वनि है। अब भावनाओं के अनुसार, बात के अनुसार, संदर्भ के अनुसार आपकी ये टोन जो है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तालमेल आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपको ये तालमेल नहीं आता तो सारी बात गई। देखा आपने, टोन गई। और अगर आपको ये तालमेल आता है तो फिर बात का मजा ही अलग होगा। तो ये टोन का वेरिएशन, जो बदलाव मैंने अभी अभी आपके साथ अभी दिखाया, ये भी आप प्रैक्टिस करिए, इससे आपका कम्युनिकेशन बहुत प्रभावी होता चला जाएगा। फिर बात आती है साहब अपीयरेंस की। लोग ना आपको सुनने से पहले देखते हैं, तो आप किस तरीके से उनके सामने खड़े हैं, आपने कैसे कपड़े पहने। मैं नहीं कहता बहुत महंगे कपड़े पहनिए, मैं नहीं कहता कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनिए, लेकिन जो भी आपने पहना है वो साफ सुथरा होना चाहिए, सलीके से आप उसको पहनिए, कॉम्बिनेशन सही पहनिए। महंगा होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप शर्ट का, पैंट का, जो भी आप पहन रहे हैं, उन कपड़ों का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, बढ़िया प्रेस होनी चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, माहौल के अनुसार होने चाहिए, आप किन लोगों को संबोधित कर रहे हैं उसके अनुसार होने चाहिए। अब मान लीजिए बहुत सारे आध्यात्मिक लोग बैठे हैं और आपको मौका मिला है कि आप उनको, आप उतने आध्यात्मिक नहीं है, इतने स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन आपको मौका मिला है कि आप उनको संबोधित करें, और आप जीन्स और टी शर्ट में चले गए, तो ये तो उनके साथ आपका जुड़ाव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अलग तरीके से सोचते हैं और आपके जो पहनावे के अनुसार आपकी बात उन तक गहराई से जा ही नहीं पाएगी। तो जब भी आप कहीं जाएं, कहीं पे आपको वक्ता के तौर पे बुलाया जाए, तो पेशेवर बनिए, सम्मानपूर्वक और अच्छे तरीके से तैयार होइए। आपकी अपीयरेंस, आपकी ड्रेस, आपके कपड़े बहुत सभ्य होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहली बार आपका प्रभाव पड़ेगा वो अंत तक रहेगा, ये इसी बात का परिचायक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में लिसनिंग मतलब सुनना। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आप बोलते रहे और सामने वाला बीच में कुछ कहना चाहता है, तो वो गैप, वो जगह, वो अंतर लीजिए कि वो आपकी बात, वो सुनने के बाद कुछ बोले, और वो जब बोले तो आप सुने, और सुनने के बाद आप सही प्रतिक्रिया भी दें। तो आप जब कभी भी गैर शाब्दिक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से अगर आप बातचीत कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप सुनने पर भी उतना ही ध्यान दें जितना कि बोलने पर आपका ध्यान था, जितना कि बॉडी लैंग्वेज पर आपका ध्यान था। फिर बात आती है अडेप्टेबिलिटी की, मतलब अनुकूलनशीलता की। अब अनुकूलनशीलता क्या चीज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में? गैर शाब्दिक संचार आप करते हैं, सांस्कृतिक अंतर आपके होते हैं, उन सब का ध्यान रखिए। आप इस चीज को सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहते हैं तो आप ना सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी समझिए। आप तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आपकी बात को सहज तरीके से समझ रहा है, गर्दन कैसे वो हिला रहा है, इन सब चीजों को समझने का उसी क्षण प्रयास करिए। इसी को बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए समयबद्धता की, टाइमिंग की। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है।
जो बात 10 मिनट में हो जानी चाहिए उसे 10 मिनट में ही करिए। मेरे एक मित्र हैं जो ये कहते हैं, बड़े बिजनेसमैन है, और कहते हैं कि विक्रम जी, जो मतलब की बात होती है, मतलब जो जरूरी बात होती है वो तो पहले 50 सेकंड में हो जाती है। कहने का उनका तात्पर्य है कि जरूरी बात खत्म करने में 60 सेकंड मतलब 1 मिनट का समय भी नहीं लगता। ऐसा मैं हर जगह नहीं मानता, पर ये एक उनका एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि लोग ना गोलमोल बातें बहुत करते हैं, समय की बर्बादी बहुत करते हैं और समय का ध्यान नहीं रखते और बातों को जबरदस्ती खींचते चले जाते हैं। तो आपको भी समय का ध्यान रखना चाहिए। जो भी संदर्भ हो, सुनिश्चित करें कि आपका संचार पर्याप्त समय में पूरा हो जाए। परिस्थिति के अनुसार, संदर्भ के अनुसार जितना समय लगना चाहिए उतने समय में आपका संचार पूरा हो जाना चाहिए। और गहराई से बात करते हैं समयबद्धता पे। जो भी दर्शक आपके सामने उपलब्ध हैं उनके पास लिमिटेड टाइम है। ऐसा तो है नहीं कोई आपको सुनने आया तो अब 1 दिन 2 दिन 10 दिन आप ही के पास रहेगा। उसके पास जो समय है उस समय का सम्मान करिए। एक समय चुने जब सामने वाला जो भी सुनने के लिए आपको आया है वो पूर्ण रूप से आपको सुनने में रुचि रखे। उस समय के अनुसार ही अपने संदेश को उस तक पहुंचाने का प्रयास करें। ज्यादा समय लेने की कोशिश मत करिए। ज्यादा समय तक बोलने से ज्यादा समझने में आएगा, यह सोच भी गलत है। फिर बात होती है समयबद्धता में अर्जेंसी, मतलब तत्कालता। यदि आपका संदेश आपातकालीन है, तुरंत, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तुरंत अब आपको कहीं सूचना पहुंचानी है, कंट्रोल रूम में सूचना देनी है, एम्बुलेंस बुलानी है, अब आप उसमें बहुत सारा समय ले लें। उस सूचना को देने में भी आप बहुत देर ले रहे हैं। सामने वाला पूछ रहा है कहां हुआ एक्सीडेंट, आप बोल रहे हैं मैं तो आ रहा था इस सड़क से, फिर मैं उधर जाना चाहता था। अरे आप किधर से आ रहे थे और किधर जाना चाहते थे वो नहीं बताना है। तुरंत प्रभाव से बताइए कि उस जगह पे आप जहां खड़े हैं, जहां ये एक्सीडेंट हुआ है, जहां दुर्घटना घटी है, उसका एड्रेस क्या है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितनी ज्यादा चोट लगी है। तो ये अगर आप समय का ध्यान रखते हुए अपनी सूचना देंगे, संचार करेंगे, तभी आपका संचार प्रभावी है। अन्यथा आप कब निकले थे, आप कहां जा रहे थे, आपने क्या कपड़े पहने, आप कौन सी गाड़ी पे थे, इसका कोई मतलब नहीं। आपने कोई एक्सीडेंट देखा, उसकी सूचना देनी है तो समय के अनुसार वो सूचना संक्षिप्त होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए और तुरंत कम से कम समय में दे देनी चाहिए। तो जो भी संवेदनशील सूचना है, कोई आपातकालीन सूचना है, इसे तुरंत संचारित करें। और इसीलिए आपको यह कला आनी चाहिए कि कोई भी बात कम से कम शब्दों में सटीक तरीके से कैसे कही जा सकती है। जब बात चल रही है टाइमिंग, समयबद्धता की, तो एक होता है जब समय क्षेत्रों का ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार अनुभव आपसे साझा करता हूं। हमारे समय में और अमेरिका के समय में कुछ घंटों का फासला है। अब एक दिन जब मैं यहां से फ्री हुआ तो मैंने जाके अपने घर गया और अपने एक मित्र को फोन लगाया। अब मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं है कि इस वक्त वहां तो रात हो चुकी है। और उसने फोन उठाया, नींद में उसने उठाया, अच्छा मित्र है, और पहला जो सवाल उसने मुझसे पूछा, क्या बात हो गई? तो मैंने कहा नहीं, बस ऐसे ही बात करने के लिए फोन किया था, तुम्हारी याद आ गई थी। तो बोलता है रात हो रही है। तो आप सोचिए, मुझे बात तो करनी थी लेकिन मैंने समय सीमा जो क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग है उसका ध्यान नहीं रखा। कोशिश करिए आप समय सीमा का ध्यान रखें, जो विभिन्न समय क्षेत्र हैं उसके अनुसार ही किसी से बात करें। और ये बात इंटरनेशनल या नेशनल की नहीं है। कई बार लोगों के आराम करने का कोई समय होता है। जैसे कोशिश करिए कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को फोन कर रहे हैं जो उम्र में थोड़ा बड़ा है तो आप उसे 2 से 5 के बीच में फोन मत करिए, या 3 से 5 के बीच में फोन मत करिए। 5 बजे के बाद करें, क्योंकि हो सकता है कि खाना खाने के बाद वो इस समय आराम कर रहे हो। अब वो अगर आपका फोन उठा भी लेंगे और आप उनसे बात भी करेंगे तो वो आपकी बात पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देंगे। तो जब कभी भी किसी से बात करनी है तो आप समय की सीमाओं में बंध कर ही बात करिए। बात करने का समय मिल गया तो उस समय का महत्व आप समझिए, और अगर समय लेना है तो वो भी आपको सोच समझ कर ही आगे बढ़ना होगा। जब बात समयबद्धता की चल रही है तो मैंने जैसा अभी आपको बताया, उच्च घंटों से बचें, अवॉइडिंग पीक आवर्स। जब कभी कभी व्यक्ति हो सकता है आराम नहीं कर रहा हो, पर इस वक्त उसके काम में वो बहुत ज्यादा बिजी हो, इस वक्त वो अपने काम में ऐसा डूबा हुआ हो कि अब आप उससे मिलना चाहते हैं, जाके बात करना चाहते हैं या फोन करना चाहते हैं और उसके पास आपको देने के लिए समय नहीं है। तो जब भी किसी से बात करें ना तो पहले पूछ लीजिए, क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं? वो कहते हैं नहीं कर सकते, मैं बिजी हूं। ओके, मैं किस समय फोन कर सकता हूं? बाद में करना। ठीक है, मैं बाद में फोन करूंगा कल। तो इस तरीके से आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। जहां बात चल रही समयबद्धता की, तो कोशिश करिए कि आप
अपनी तैयारी का समय भी तय करें। जब भी किसी से बात करने जा रहे हैं, कोई स्पीच डिलीवर करने जा रहे हैं, कोई सेमिनार लेना है, आप एक वक्ता हैं, आप अपने समय के अनुसार जितना भी 3 घंटे वहां आप बोलने वाले हैं, 2 घंटे, आधे घंटे किसी से बात करने वाले हैं, उस समय को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी का समय भी आपको निकालना चाहिए। तो आपको और अन्य लोगों को मीटिंग या प्रेजेंटेशन, जो प्रस्तुतियां आप देते हैं, ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के लिए भी समय देना चाहिए। तैयारी का समय भी दीजिए और डिलीवरी का समय भी दीजिए कि वो अपनी बात को पूर्ण रूप से रख पाएं। अब जब मीटिंग हो गई है तो एक इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या है? जो भी आपने बातचीत की, मान लीजिए आपके और मेरे बीच में आज 2 घंटे तक किसी बात पर, किसी विषय पर चर्चा चली। अब इस 2 घंटे के बाद या तो एक ब्रेक लेके, थोड़ा सा गैप देके, समय का बीच में एक मैंने 10-15 मिनट का हम दोनों रिलैक्स हुए और फिर वापस से फॉलोअप लिया, या 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए, अन्यथा बात का संदर्भ चला जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप फॉलोअप भी लें। तो 2 घंटे की चर्चा का फॉलोअप आप 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट में ले सकते हैं कि ठीक है, हमारी जो पिछली चर्चा हुई थी उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं कि हमें कितनी अच्छी तरीके से एक दूसरे की बात समझ में आ गई है। तो समय का जिसने ध्यान रखा, समय ने उसका ध्यान रखा, इस बात पर हमेशा गौर करिएगा। आगे जब मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं तो बात करते हैं जल्दी से सम्मान की। सम्मान देंगे तभी तो सम्मान मिलेगा। तो कोशिश करिए सहानुभूति और समझ आपके अंदर रहे, आपकी भाषा स्पष्ट हो, आप सम्मानपूर्ण तरीके से हर बात को रखें, हर परिप्रेक्ष्य को समझें। सिर्फ आप ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सामने वाले को भी सहानुभूति चाहिए, समानुभूति चाहिए। तो ये सम्मान का भाव बनाए रखेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। फिर बात आती है अडेप्टेबिलिटी की, अनुकूलनशीलता की। जितना हो सके कोशिश करिए कि आप अपने भाव को जितना महत्व देते हैं, अपनी बातों को जितना महत्व देते हैं, उतना ही महत्व सामने वाले की बात को भी दें जिससे आपकी चर्चा चल रही है। तो विभिन्न जो आपके दर्शक हैं, इनके अनुसार आपको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, उन सबकी भावनाओं को भी आपको समझना पड़ेगा, आपको परिवर्तन को भी समझना पड़ेगा और परिवर्तन का संचालन भी करना पड़ेगा। बातचीत अगर किसी दूसरी दिशा में जा रही है तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसी को कहते हैं अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। जो चीज आपने पहले से नहीं सोची थी लेकिन उसमें कोई बदलाव आ रहा है तो आप उसको स्वीकार कर पा रहे हैं सोच समझकर। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। आप अपनी बात पे अडिग मत हो जाइए कि आप जो कह रहे हैं वही सही है। थोड़ा बहुत अपनी बात में बदलाव लाया जा सकता है दूसरे की बात को सुनने के बाद। कल्चरल सेंसिटिविटी, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से तो बड़ी बड़ी आप समझ सकते हैं परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आपके अंदर सांस्कृतिक संवेदनशीलता नहीं है तो आपकी संस्कृति अच्छी है, श्रेष्ठ है, लेकिन सामने वाले की संस्कृति भी उतनी ही श्रेष्ठ है। याद रखिएगा, हम सबके परिवेश अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अपने आप में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर आता है रेजिलियंस इन एडवर्स सिचुएशंस, विपरीत परिस्थितियों में सहनशीलता। कभी कभी हो जाता है कि जैसे हम कहीं पहुंचे चर्चा के लिए, सामने वाला उग्र हो गया, वो नाराज हो रहा है, पहले से उसका दिमाग खराब है और इस स्थिति में वो आप पर हावी होने की प्रयास कर रहा है। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में सहनशील होते हुए आपको सामने वाले को भी ठंडा करना है और अपनी बात को भी उसको समझाना है। तो ये जो सहनशीलता का भाव आप में होगा तभी आप उसको अपनी बात अच्छे से समझा पाएंगे और तभी मानूंगा मैं कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। और जब आप सहनशीलता की बात कर रहे हैं तो ऐसे में लोग आपको प्रतिक्रिया देंगे। तो कोशिश करिए जितनी भी प्रतिक्रियाएं आपको मिले, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, आप उनका स्वागत करिए, क्योंकि नकारात्मक प्रतिक्रिया आप में सुधार की गुंजाइश को दर्शाता है, इससे आप और बेहतर बनते हैं। फिर बात आती है समस्या समाधान, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, और नवाचार मतलब इनोवेशन की। जब कभी भी आप किसी से बात करें तो ये अडेप्टेबिलिटी जो है, अनुकूलनशीलता, ये आपके अंदर समस्याओं को सॉल्व करने की, उनका समाधान करने की जो क्षमताएं हैं इनको बढ़ावा देती है और एक नवाचार को बढ़ावा देती है। आपको नए आइडिया मिलते हैं, नई बातें सीखने को मिलती हैं और ये तभी मिलेगी जब आप दूसरे लोगों से सीखने को तैयार हो, आपके अंदर अनुकूलनशीलता हो। बिल्डिंग रेपो एंड ट्रस्ट, दूसरों के साथ संबंध और विश्वास का निर्माण होता है। ये तो सबसे खास बात है साहब। जब आप सामने वाली बात को, उस बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे, हामी भरेंगे उसमें, और उससे कुछ स्वीकार करने के बाद आप उसे बताएंगे कि मुझे आपसे नई चीज सीखने को मिली, तो इससे आपके संबंध जो है वो मजबूत होंगे, आपको नई
पहचान मिलेगी, आपके बीच में एक विश्वास का निर्माण होगा। तो कोशिश करिए, आपकी विचार तो महत्वपूर्ण है, पर सामने वाले के विचार को भी आप उतना ही महत्व दे पाएं। आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के बारे में, जो सकारात्मक या संरचनात्मक, जिससे कुछ ना कुछ बने, नई बात बने, बढ़ावा मिले, कुछ निर्माण हो, इस तरह की प्रतिक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब कभी भी कोई भी प्रतिक्रिया विकास को और सुधार को प्रोत्साहित करती हो, उसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। स्पष्ट होनी चाहिए आपकी प्रतिक्रिया, विशिष्ट होनी चाहिए, थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, क्लियर और स्पेसिफिक, टू द पॉइंट। अलग का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, टू द पॉइंट, और ऐसी होनी चाहिए जो सबको जो बात पता है उससे अगर कोई भिन्न बात आपके पास है बताने के लिए, तो प्रतिक्रिया दें, स्पष्ट तौर पे दें। फिर मेंटेन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप, आपकी प्रतिक्रिया में सकारात्मकता होना चाहिए, इसी से आपके सकारात्मक संबंध बनेंगे। जब आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, जब आप संरचनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तभी आपके संबंधों का भी निर्माण होता है, पॉजिटिव संबंध बनते हैं आपके कम्युनिकेशन को, जो आपका संचार है उसको बढ़ावा मिलता है। जो भी आपका ओपन कम्युनिकेशन, खुला संचार है, उसको प्रोत्साहित करता है, और साथ ही साथ आपके बीच में विश्वास और सहयोग को भी मजबूत बनाता है। तो जब आप प्रतिक्रिया दें, फीडबैक जिसको हम बोलते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ही आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में आप समाधानों पर ध्यान केंद्रित करिए, फालतू की बात नहीं करनी है, हमेशा सॉल्यूशन पे बात करनी है। समय पर और नियमित तौर पर अगर आप किसी को फीडबैक देते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप उसके प्रति संवेदनशील हैं, आप उसकी चिंता करते हैं, आप उसका ख्याल रखते हैं, आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें निर्माण हो किसी अच्छी चीज का। तो इसलिए समय पर दीजिए, उचित समय पे। अब आज किसी वक्ता ने आपको कुछ सिखाया, जैसे मैं ही हूं, और आपने कमेंट करके ये बात मुझे नहीं बताई जो आप सुधार मुझ में देखना चाहते हैं, तो फिर आपने सही समय पे प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी तरीके से अगर आप 4 महीने बाद कोई बात किसी को प्रतिक्रिया के तौर पे बता रहे हैं, तो उस प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। तो कोशिश करिए समय पे दें और नियमित तौर पर आप उसको सही प्रतिक्रिया देते रहें। फिर सकारात्मक व्यवहार जो है, इसको भी पुनर्जीवित करती है आपकी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की आदत। तो मैंने आपको बताया, जब भी फीडबैक हो, नकारात्मक भी सकारात्मक तरीके से ही देना है।